हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फुल सिलेबस टेस्ट 14 का डिस्कशन। तो चलिए फटाफट हो जाइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कहते हैं वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन दिस अचीव्ड थ्रू। जो वेरिएशन है वो कहते हैं कि आपके जो इवोल्यूशन है वो वेरिएशन की वजह से आते हैं। जो आपका इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन इसलिए जरूरी है ताकि स्पेशिएशन हो सके, ठीक है, स्पेशिएशन हो सके, है ना। और एवोल्यूशन तभी आएगा जब क्या होगा, वेरिएशन। वेरिएशन और वेरिएशन किसकी वजह से आते हैं, मियोसिस की वजह से। क्यों मियोसिस की वजह से? क्यों? क्योंकि मियोसिस की प्रोफेज 1 में होती है क्या, पहले स्टेज में होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होता है। बोले तो क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो आप मियोसिस की वजह से वेरिएशन आते हैं, जीन का बन जाता है एक नया कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग बाय हैविंग द मियोसिस, बन जाता है एक नया कॉम्बिनेशन, दैट इज रिकॉम्बिनेशन विद द प्रोसेस इन्वॉल्विंग क्रॉसिंग ओवर, जिसकी वजह से वेरिएशन आते हैं स्पीसीज में। स्पेशिएशन की वजह से बहुत, इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है क्या, स्पेशिएशन। तो मियोसिस, मियोसिस तो बहुत ही जरूरी है। मियोसिस माइटोसिस, 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 तो आपको पहले थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और कहते हैं फर्टिलाइजेशन भी जरूरी है, क्योंकि आपने 2n से n बना तो दिया, अब n से दोबारा 2n भी तो बनाना है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाहिए फर्टिलाइजेशन और यहाँ पे चाहिए मियोसिस। मियोसिस क्यों? क्योंकि वेरिएशन चाहिए आपको, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। देख लो उसको, नेक्स्ट देख लेते हैं। कहते हैं आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा बायोम सिचुएटेड इन, जो आपकी मेजर बायोम्स होते हैं। अगर हम इसमें क्या टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो कहते हैं जब हम मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन एंड मीन एरियल टेम्परेचर की वर्सेस एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसमें हम कुछ बायोम के बारे में बता देते हैं। अगर यहाँ पे हम मीन एनुअल टेम्परेचर ले लेते हैं और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन लेते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल एंड स्नोफॉल, ठीक है। तो टेम्परेचर, अब मीन एनुअल का मतलब क्या होता है, ऑन एवरेज पूरे साल का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको देखा जाता है, और पूरे साल में जितनी आपकी स्नोफॉल हुई या जितना रेनफॉल हुआ उसको एवरेज यहाँ पर देख लिया जाता है। तो इनकी जो ग्राफ, इनकी प्लॉट जो इनके अगेंस्ट जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है, कुछ मेजर बायोम है, कुछ इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो, वो हम बाद में बताएंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कितना कितना प्रेसिपिटेशन लगभग हो सकता है। मान लो 50 से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। 100, ठीक है, 200, 50 का डिफरेंट है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, 12th की एनसीईआरटी, उन्होंने 50 का डिफरेंस दिया गया है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो सिंपली मैं ज्यादा डिफरेंस दे देता हूँ, सीधा 300 लिख देता हूँ, डायरेक्ट 400 लिख देता हूँ, और इसके बाद 450 लिख देता हूँ, क्योंकि 450 तक उन्होंने दिया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख देता हूँ टेम्परेचर का लगभग यहाँ पे मीन एनुअल टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर लगभग यहाँ पे हम नेगेटिव में होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से 0 और यहाँ से प्लस 10 ले लेते हैं, प्लस 20 ले लेते हैं, प्लस 25 लेते हैं, और यहाँ पे 30 ले लेते हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर हो गया। तो ऑन एवरेज तो कहते हैं आपका सबसे कम स्नोफॉल यहाँ होती है, या फिर स्नोफॉल तो होती नहीं, रेनफॉल सबसे कम हो और टेम्परेचर लगभग ठीक ठाक हो, तो यहाँ पे आता है आपका डिजर्व एरिया, ठीक है। और सबसे मिनिमम जो होता है रेनफॉल और स्नोफॉल एंड टेम्परेचर, वो आते हैं आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, ठीक है। यहाँ पे सबसे मिनिमम आते हैं। इसके ठीक ऊपर होता है आपका क्या, कॉनिफेरस, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका ग्रासलैंड, और यहाँ पे होता है आपका टेम्परेट, और यहाँ पे होता है आपका ट्रॉपिकल। तो यानी मोटा मोटा हमने ये देखा कि ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल बायोम है, सबसे ज्यादा बारिश और सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे है। इसलिए मैक्सिमम जो बायोडाइवर्सिटी है, स्पीसीज की सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है वो यहीं पे मिलेगी, किसमें, ट्रॉपिकल। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्रॉपिकल, ठीक है, ये ट्रॉपिकल। और ये आपका डिजर्ट है, सारे लिखते हैं, ये डिजर्ट है, ये ग्रासलैंड है, ये आपका टेम्परेट है, और ये कॉनिफेरस है, और ये आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा है, ठीक है। सबसे मिनिमम जो टेम्परेचर और सबसे मिनिमम जो प्रेसिपिटेशन है स्नोफॉल एंड रेनफॉल का, वो किसमें होता है, इसमें। तो इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आर्कटिक एंड अल्पाइन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम दोनों चीजें होंगी। कहते हैं मैक्सिमम तो पॉसिबल ही नहीं, मिनिमम एनुअल प्रेसिपिटेशन एंड मैक्सिमम नहीं, मिनिमम टेम्परेचर ही नहीं, क्या स्नोफॉल एंड रेनफॉल भी मिनिमम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये होमोजाइगस
रेड आई फीमेल, अच्छा मान लो अगर आपका रेड आई यहाँ से लिखते हैं, फीमेल है ये फीमेल है, ठीक है, रेड आई कैपिटल से डिनोट कर लेते हैं। कहते हैं कि बाज मेजर्ड मतलब क्रॉस कराते हैं वाइट आई से, तो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कैसा है मेल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। द डॉटर फ्रॉम F1 जनरेशन बाय आल्सो मेजर्ड, मतलब इसके जो ऑफस्प्रिंग बनाई मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एक प्रकार का गैमेट बनेगा, कौन सा, कैपिटल आर, और यहाँ पे भी एक प्रकार का गैमेट बनेगा, कौन सा, स्मॉल आर, ठीक है। तो इसने स्पर्म बनाए, इन्होंने क्या, ओवम बनाए। इसके बाद इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर आपको जाइगोट बनेगा, यही जाइगोट बड़ा होके एक इंडिविजुअल बनाएगा जिसको हम डॉटर नाम से जान रहे हैं। तो जब इसकी हम सेल्फिंग कराएंगे, है ना, सेल्फिंग कराएंगे, इसी की सेल्फिंग कराएंगे, तो क्या करा रहे हैं, कह रहे हैं जो डॉटर आल्सो मेटेड विद व्हाइट आई, अच्छा व्हाइट आई से सेल्फिंग करा रहा है, ओके, बट सेल्फिंग नहीं करा रहा है, इन्होंने व्हाइट आई से क्या क्या क्रॉस कराया, ओके ठीक है, डन, व्हाइट आई क्रॉस, ये मेल है आपका, ये मेल है, और ये आपकी डॉटर बोले तो फीमेल है, ठीक है, इसकी शादी होगी, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि द प्रोजेनी फ्रॉम दिस सेकंड मीटिंग में, तो प्रोजेनी क्या हो सकती है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, ध्यान से देखिए इसको, ये आपका हेटेरोजाइगस एंड आपकी ये रेसेसिव है ना, होमोजाइगस रेसेसिव एंड हेटेरोजाइगस के बीच कौन सा होता है, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। इस टेस्ट क्रॉस में बता दे रहा हूँ, इसमें पूछा नहीं, इस तरह में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे एक तरह से टेस्ट क्रॉस से एक चीज मुझे ये भी पता चला, तो यहाँ पे दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, यहाँ पे एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, स्मॉल आर। इसके बाद इनका क्रॉस करा देंगे, कैपिटल आर से स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगी, स्मॉल आर स्मॉल से तो स्मॉल आर बनेगी, इनका रेशियो कैसा रहेगा, 1:1, ठीक है। तो आपका हेटेरोजाइगस और ये दोबारा से आपके 1:1 में आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया। तो देख लेते हैं मेल, अब तो ये मेल होगा फीमेल होगा, कहते हैं आर मेल आर एंड फीमेल क्या रेड आई नहीं हो सकते हैं, ये कैसा होगा, रेड, ये कैसा होगा, रेड, क्यों, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जो हेटेरोजाइगस है वो भी आपका रेड ही होगा, है ना, रेड ही होगा, और ये वाला होगा, ये कौन सा होगा, व्हाइट होगा, ठीक है। तो कैपिटल आर भी रेड है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी रेड है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोल सकता हूं, और स्मॉल आर क्या, व्हाइट होगा, ठीक है। और व्हाइट कितना है, 1:1 में है। आर मेल एंड फीमेल व्हाइट आई हो नहीं सकता है, आर मेल हैव रेड आई एंड फीमेल हैव व्हाइट आई, मेल एंड फीमेल हैव रेड आई एंड व्हाइट आई इन रेशियो 1:1, हाँ ये ऑप्शन सही लग रहा है हमारा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है, 1:1 में आपका यहाँ आ जाता है। नहीं देख लेते हैं, under unfavorable condition many zooplankton species लेक में क्या होता है, डाइपॉज में चले जाते हैं, है ना। तो डाइपॉज एक प्रकार का क्या सस्पेंशन है, ठीक है, सस्पेंडेड स्टेट में चले जाते हैं, सस्पेंडेड स्टेट में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, इंटायर इनटू एस्टिवेशन नहीं, हाइबरनेशन एक प्रकार की विंटर स्लीपिंग होती है, ये भी सस्पेंशन का एक एग्जांपल है। एस्टिवेशन एक्चुअली में क्या समर स्लीपिंग होती है, और डायपार्क में चले जाते हैं, मतलब अपनी सारी एक्टिविटी खत्म करके एकदम ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो जो माइकोराइजा है, माइकोराइजा क्या एसोसिएशन है किसका, रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंगस का। तो इसका जो फंगस है वो मेनली ऐसे एरिया में ग्रो करेगा, इसका एक जीनस होता है ग्लोमस, मेनली ऐसे एरिया में ग्रो करेगा जहां पे फास्फोरस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो फास्फोरस न्यूट्रिशन से आपका हो जाएगा माइकोराइजा। बैसिलस थॉर्मिनेसिस बीटी कॉटन सब लोग परिचित है इससे, रूट ड्यूल राइजोबियम लेगुमिनोसेरम एंड बैक्टीरियोवायरस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस एक प्रकार का ये जीनस है, ठीक है। कहते हैं जो बैक्टीरियोवायरस एक प्रकार का बायो कंट्रोल एजेंट में यूज किया जाता है, बायो कंट्रोल एजेंट में यूज किया जाता है ना। बायो कंट्रोल एजेंट में जो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, ये मतलब ये पार्टिकुलर इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड पे ही अटैक करेगा, ये नॉन टारगेट इंसेक्ट है, ये अदर जैसे बर्ड है, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनमें अटैक नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, क्यों, बिकॉज इनका जो फंक्शन तरीका होता है, जो अटैक करने का तरीका है वो कैसा है, नैरो स्पेक्ट्रम। एनसीईआरटी ने यूज किया नैरो स्पेक्ट्रम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैरो स्पेक्ट्रम, द मीनिंग इज that only attack in the particular species, that is species specific, है ना, no negative impact on bird, reptiles, other and non-target, even non-target insects, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, अपना मैचिंग कर लीजिएगा, तो आपका आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे। तो AH4 दो ऑप्शन में है, और B से डिसाइड हो जाएगा हमारा VH1 है या VH3 है, तो VH क्या है, VH3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, कहते हैं जो मेजर एनर्जी फ्लो द डेल्टाइट फूड चेन दैट DHC
देन थ्रू ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। कहते हैं जब टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे तो जो आपका DFC है, इसे एनर्जी का फ्लो ज्यादा होता है देन GFC ग्रेजिंग फूड चेन से। अगर ये एक्वाटिक की बात कर दे रहा है, ये कब टेरेस्ट्रियल की बात है। अगर एक्वाटिक की बात करेंगे तो आपका जो GFC है वो ज्यादा हो जाएगा किससे, DFC से। ये कब है, टेरेस्ट्रियल की बात, जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है ये एक्वाटिक की बात है ना, एक्वाटिक सिस्टम में। ये टेरेस्ट्रियल क्वेश्चन की बात है, तो आपका ये सही लग रहा है हमें। कहते हैं DFC में बी कंसंट्रेटेड टू GFC कनेक्टेड टू GFC एट सम लेवल। बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। जैसे मान लो अगर DFC में डेट्राइटिक फ्यूजन में अगर मैं डेट्राइटिक बोरस है उसका मैं एग्जांपल अर्थवम ले लूं, तो अर्थवम एक पत्ते को, एक सूखी पत्ती को खा रहा है ना। तो अब क्या एक चिड़िया उसको नहीं खा सकती है ना, खा सकती है ना। तो किसी न किसी से जो DFC है वो GFC से कनेक्टेड रहता है, ये बात सही है। जिससे एक दूसरे से जब दो चेन आपस में कनेक्टेड होती है इसे कहते हैं फूड वेव, है ना। दो फूड चेन जब आपस में कनेक्टेड रहती है, तो ये भी आपको सही लग रहा है। द सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म DFC आर प्रे टू, जो अभी मैंने बात बताई थी, है ना, अर्थवम को चिड़िया खा गई, है ना। DFC के कुछ बंदे हैं जो GFC से अटैक कर लिए जाएंगे, है ना। प्रे टू मतलब ये अटैक कर लेगा GFC से टू एनिमल। आंसर क्या हो जाएगा, और। कहते हैं एक्सटेंडेड स्पीसीज टाइगर, टाइगर की जो एक्सटेंट स्पीसीज है वो कौन है। कहते हैं जो इंडोनेशिया का आइलैंड है वहां पे सब स्पीसीज टाइगर की, जैसे बाली, जवान और कैस्पियन वगैरह है, ये क्या हो गई, एक्सटेंट हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ सब स्पीसीज है किसकी, टाइगर की। दीज आर द सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, है ना। ये कहां से गायब हो गई, कहते हैं आपके इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के आइलैंड से गायब हो गई थी। और क्वागा अफ्रीका से गायब हो गया था, है ना, क्वागा। ये भी आपका क्या जेब्रा की स्पीसीज है क्वागा। और थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया से गायब हो गया, डोडो मॉरिशस से गायब हो गया, है ना। और एक स्टीलर सी का होगा वो आपका रसिया से गायब होगा। इस तरह के एग्जांपल लिखूंगा सारे एनसीईआरटी में, याद आ रहे हैं मुझे। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्पैरो ईटिंग सीड इज, जब स्पैरो आपका सीड को अटैक करेगा, ये क्या है, एक प्रकार का सीड, ठीक है। जब इसको अटैक करेगी तो एक क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूम होगा या सेकेंडरी कंज्यूम होगा। तो कहते हैं सीड है, एक प्रकार से प्लांट से अटैक था, है ना। तो इसको आप T1 दे सकते हैं, है ना। तो आपका ये T2 में आ जाएगा। जो T2 के होते हैं वो बंदे कैसे होते हैं, हार्बीवोर्स होते हैं, लेकिन बोलेंगे क्या, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है ये। अगर यही स्पैरो आपका इंसेक्ट पे अटैक करती तो क्या हो जाता वो, तब T3 में आएगा। तो बोलते हैं हम क्या, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। कब, जब हम इंसेक्ट पे अटैक करा रहे थे, है ना। अगर T2 कब होगा, जब T2 कब होगा तो बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर कब, जब सीड पे अटैक करेगा। ये कब है, जब इंसेक्ट पे अटैक करेगा। कौन, बर्ड, ठीक है, बर्ड्स इस पे अटैक कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है। तो आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। द रेग्रेशन कोएफिशिएंट बोले तो Z इज इंटायर कॉन्टिनेंट, मतलब पूरे महाद्वीप का पूछ रहा है, मतलब एक इसका लार्जर एरिया का पूछ रहा है। जब लार्जर एरिया का पूछा जाता है तो कितना होता है, 0.6 से 1.2, मतलब 6 टाइम ग्रेटर देन स्मॉलर एरिया। ये 0.1 से ये किसका, स्मॉलर एरिया का वैल्यू है, ये स्मॉलर एरिया का है। और ये किसकी है, लार्जर एरिया का है। लार्जर एरिया का रेग्रेशन कोएफिशिएंट है, Z है, ये इसका 6 गुना ज्यादा होता है। अब ये क्या हो रहा है, एक्चुअली में आपकी जो स्पीसीज रिचनेस है वो डायरेक्टली रिलेशन करती है किस पे, CA⁻Z, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिसमें से ए क्या है, जो एक्सप्लोर्ड एरिया, जितना घुमा गया एरिया है, और स्पीसीज रिचनेस है। तो कहते हैं इनका ग्राफ इस तरह से अगर आप प्लॉट करते हैं तो इसका जो रेशियो जो आता है कुछ इस तरह से आता है, ऐसे करके, है ना। यहाँ पर अगर एरिया ले लेते हैं, यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस ले लेते हैं, तो इस तरह से कुछ आता है। अगर ये आता है किसका, ये लार्जर एरिया के लिए है, लार्जर एरिया के लिए पूरा कॉन्टिनेंट बोलना है, ठीक है। अगर ये स्मॉलर एरिया का लेना तो इसके हम लॉग लेना पड़ेगा, लॉग करना पड़ेगा। जब इसका लॉग लेंगे तो हो जाएगा log S इक्वल टू log C प्लस ये जो पावर में होती है वो आगे जाती है Z log A, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे y बराबर होगा mx प्लस c, ये हो जाएगा mx और यहाँ पे c। तो इंटरसेप्ट आपका हो जाएगा ये c और स्लोप हो जाएगा क्या, m स्लोप के z हो जाएगा। तो आपका z क्या है, एक प्रकार का स्लोप है ना। और x एक्सिस पे a आ जाएगा, x एक्सिस पे a आ जाएगा, और y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो इस तरह से लार्जर एरिया का आंसर क्या, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कहते हैं वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ मेनी कंट्री
अच्छा हाउ मेनी कंट्री पार्टिसिपेट, मतलब कंट्री का जो नंबर पूछा वो पूछा, तो सबको पता है कितना 190 हो रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कहते हैं जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कुछ समिट चलाए गए थे, जिसमें से एक होता है अर्थ समिट, एक होता है वर्ल्ड समिट। जो अर्थ समिट है वो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में चला गया था, जिसमें से हमें बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे रिगार्डिंग बातें हुई थी और कहा गया था हमें कैसे बायोडायवर्सिटी लॉस को बचाना है, तमाम सारी बातें हुई हैं, ठीक है। कैसे हमें अपना ग्लोबल को, अपने अर्थ को मतलब प्रोटेक्ट करना है ना, पॉल्यूशन से बचाना है। ये कब हुआ था? एक था अर्थ समिट, अर्थ समिट इज 1992, कहाँ? ब्राजील रियो डी जेनेरियो में। और एक हुआ था वर्ल्ड समिट, और इसी मीटिंग में बोला गया था अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे? 2002 में, है ना, 2002 में मिलेंगे, 10 साल बाद मिलेंगे, और 10 साल बाद में ये देखेंगे कितना हमने बायोडायवर्सिटी लॉस को बचाया गया है। ये वर्ल्ड समिट हो रहा था, और ये आपका एक्चुअली में कहाँ हुआ था? ये साउथ अफ्रीका में हुआ गया था, और जिसमें से 190 कंट्री पार्टिसिपेट की थी। आपको नंबर पूछा था तो 190। कहते हैं एन एक्वाटिक फूड चेन, अच्छा एक्वाटिक फूड चेन कंसंट्रेशन ऑफ DFC कैन इंक्रीज फ्रॉम जू प्लैंक्टन टू, अच्छा ये क्या है? एक्चुअली में इसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, है ना, इनरिचमेंट ऑफ DDT, है ना। जब DDT का हर ट्रॉपिक लेवल के साथ कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है DFC GFC फूड चेन में, तो इस कंसंट्रेशन को बढ़ने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। कहते हैं आपका जो वाटर है, ठीक है, वाटर में रह रहा है कौन? जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन रह रहा है, ठीक है। और जू प्लैंक्टन इस पे अटैक करेंगे कौन? ये फाइटोप्लैंक्टन, उल्टा लिख दिया मैंने। इस फाइटोप्लैंक्टन को मतलब है नहीं, सीधा जू प्लैंक्टन लिखो, जू प्लैंक्टन। इसमें आपकी स्मॉल फिश हो गई, ठीक है, और यहाँ पे आ गई लार्ज फिश हो गई, और इस पे आपका वर्ड, ठीक है, वर्ड फिश ईटिंग वर्ड ने अटैक किया, ठीक। कहते हैं जो इनका कंसंट्रेशन है वो 0.003 ppv पार्ट पर बिलियन में होता है इतना। इसके बाद बिलियन लगभग 1000 गुना बढ़ जाता है, इसमें जो कंसंट्रेशन हो जाती है 0.04, ये हो जाएगी ppm में। ये बिलियन है, ये बिलियन याद रखिएगा। 0.003 से 0.04 हो गया। इसका जो स्मॉल फिश कंसंट्रेशन है वो लगभग बढ़ जाती है 0.5 तक, ये भी आपकी ppm में होती है। इसके बाद फिर से लार्ज फिश में आ गई, लार्ज फिश की कंसंट्रेशन हो जाएगी लगभग 2 ppm, ठीक है। इसके बाद लगभग यहाँ लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, पहले था 5 ppm था यहाँ पे, लेकिन लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 25 ppm हो गया यहाँ पे वर्ड। तो कहते हैं, अगर देख लेते हैं आप क्या कह रहा है, कह रहा है कि जू प्लैंक्टन से लेके हमें जू प्लैंक्टन में देखना है और लार्ज फिश में देखना है। तो जू प्लैंक्टन में बोले तो 0.04 ppm से लेके बढ़ जाती है 2 ppm तक, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 0.04 से 2 ppm। आंसर क्या हो जाएगा? 4। नहीं देख लेते हैं। द सॉइल इरोजन इज नोन एज, है ना, सॉइल इरोजन मतलब ज्यादा बारिश होने की वजह से मिट्टी का जो ऊपरी सतह है और ऊपर थोड़ी नीचे वाली है वो कट के बह जाती है, जिसके हमारे जो फर्टाइल सॉइल है वो बह जाती है। तो जो टॉप सॉइल है, फर्टाइल टॉप सॉइल है, वो क्या हो जाती है? बह जाती है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो रिमूवल ऑफ डी सॉइल तो कभी रिमूव नहीं होती है जब तक बहुत ज्यादा आपदा ना आ जाए, भूकंप वगैरह ना आ जाए, तब तक डीप सॉइल नहीं हटती जनरली। इन रेन सीजन में देखा गया तो टॉप सॉइल ही रिमूव होती है ना, और बाकी ऑप्शन का मतलब होता नहीं है। तो ऑप्शन क्यों है? 4th हो जाएगा। कहते हैं जो हेटेरोस्पोरस फर्न, बोले तो टेरिडोफाइट, जो हेटेरोस्पोरस फर्न है बियरिंग क्लास पूछ रहा है यहाँ पे, क्लास ये नहीं पूछ रहा है हेटेरोस्पोरस चीज कौन सी है, हेटेरोस्पोरस क्लास पूछा गया है। तो कहते हैं लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, है ना, और इसमें कौन सी मिसिंग है? साइलोप्सिडा हो गया, और एक और टेरोप्सिडा। जो डिवीजन टेरिडोफाइट के जो क्लास जो 4 दी गई है, इसमें लाइकोप्सिडा में आपके सिलाजिनेला आते हैं, ठीक है, सिलाजिनेला आते हैं एंड लाइकोपोडियम आते हैं। स्पिनोप्सिडा में आपका इक्विसिडम आता है, और यहाँ पे साइलोटम आता है, एंड इसमें आपके साल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला एंड ड्राइव टेरिस वगैरह सब कुछ आते हैं। तो आपकी जो हेटेरोस्पोरस स्पीसीज है वो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एस स्क्वायर है। बोले तो साल्विया एंड सिलाजिनेला, जो कि एक बिलोंग करता है टेरोप्सिडा से और एक बिलोंग करेगा कहां से? लाइकोप्सिडा से, बोले तो सिलाजिनेला। लेकिन अगर अदर देन एनसीईआरटी तो एसएमएस आया, है ना, साल्विया, मार्सिलिया और सिलाजिनेला एंड एजोला। तो ये है, इसकी आपको लर्न करने की जरूरत है नहीं, आप सिंपली एस स्क्वायर रहती है, साल्विया एंड सिलाजिनेला।
तो आपकी क्लास क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। कुछ बच्चों ने आपका आंसर 4 लगाया होगा, क्योंकि ये भी आपकी हेटेरोस्पाइरस एफिशिएंसी, नो डाउट, लेकिन ये क्लास पूछ रहे हैं, है ना, तो क्लास क्या हो जाएगा, लाइकोप्सिडा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहते हैं गैंगोसिया हेल्पफुल। गैंगोसिया एक प्रकार का अटैक करता है किसी मॉस्किटो में, मॉस्किटो में। ये एक्चुअली में लार्वा स्टेज है, लार्वा स्टेज है किसकी, फिश की। तो गैंगोसिया एक प्रकार की फिश है ना, लार्वा स्टेज पे अटैक करता है किसकी, मॉस्किटो के। ये एक प्रकार की फिश है, एक ऐसी फिश है जो मॉस्किटो के लार्वा पे अटैक करता है ना। जब मॉस्किटो के लार्वा पे अटैक करेगा तो जो मच्छर से फैले जाने वाली जो बीमारियां हैं वो नहीं होगी। तो कहते हैं किससे हम बच सकते हैं गैंगोसिया अगर हम पाल लें जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है। तो कहते हैं मलेरिया नहीं होगा, क्यों, ये आपका होता है किसकी वजह से, एनाफ्लीज की वजह से, एनाफ्लीज मॉस्किटो की वजह से, ठीक है। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों नहीं हो सकते, क्यों, ये आपका होता है किसकी वजह से, एडीज मॉस्किटो की वजह से होता है, ठीक है। और आपका फालेरियासिस या फिर एलिफेंटियासिस भी नहीं होगा, क्यों, ये होता है आपका किसकी वजह से, क्यूलेक्स वेक्टर की वजह से। तो ये आपके वेक्टर हैं, है ना, ये पैथोजेनिक सब्सटेंसेस, पैथोजन नहीं है, ये वेक्टर हैं जो कैरी करते थे पैथोजन को ह्यूमन तक लेके जाने में, है ना, उनको डिसीज कराने में। तो आपका नहीं होगा डेंगू, नहीं होगा चिकनगुनिया, मलेरिया एंड फाइलेरिया। तो ABCD है ना, तो ABCD। नेक्स्ट देख लेते हैं, एंटीबायोटिक क्या है, एक प्रकार की मेडिसिन है दैट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आंसर क्या, सेकंड में जाएगा। मैचिंग आ जाती है, करेक्ट मैचिंग प्लांट की सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज होती है। और एल्गी में सेलुलोज, गैलेटेंस एंड मैनेंस, गैलेटन एंड मैनेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल जैसे होते हैं। बैक्टीरिया की सेलुलोज गैलेटेंस नहीं, इसकी होती है किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकन की, है ना, पेप्टाइडोग्लाइकन बोले तो अमीनो एसिड एंड पॉलीसैकेराइड से मिलती है मुझे। फंजाई गार्डन ये भी सही है। तो आपका इंटरेक्ट मैचिंग को भी थर्ड है ना, आपकी इंटरेक्ट पूछा था, तो आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हिच हैड वन 2 चैम्बर। तो फिश में 2 चैम्बर होते हैं, रेप्टाइल में और एम्फीबिया दोनों में क्या होते हैं, 3 चैम्बर। लेकिन रेप्टाइल के क्रोकोडाइल में कितने होते हैं, 4 चैम्बर है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, द आइसोटोप यूज्ड टू प्रोवाइडिंग सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। कहते हैं जो रेडियो जो हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन के लिया गया था, एक्चुअली में वो लिया गया था N15 लिया गया था, ठीक है, N15 लिया गया। इसके बाद जब सेमी कंजर्वेटिव मेथड देखा गया, हमने कहा सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पर, तो आपका सब N15 N15 नहीं, सेमी कंजर्वेशन मेथड। एक स्ट्रैंड डीएनए का कौन सा पुराना वाला होता है और एक कौन सा नया वाला होता है, कौन सा हो जाएगा, N14 N15, ठीक है, N14 N15 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्प्लाइसिंग क्या होता है, स्प्लाइसिंग एक प्रकार की आरएनए प्रोसेसिंग होती है ना, आरएनए प्रोसेसिंग। कहते हैं जो आपके यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट का डीएनए एक प्रकार का स्प्लिट डीएनए होता है। इससे जो बनने वाला एमआरएनए होता है वो मैच्योर एमआरएनए नहीं होता है, वो एक प्रकार का हेटेरोजीनस आरएनए होता है, एचएनआरएनए, ठीक है। इसको दोबारा से एमआरएनए बनाने के लिए इसकी प्रोसेसिंग करानी पड़ती है। द प्रोसेसिंग इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग या आरएनए प्रोसेसिंग। तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, इससे जो बनने वाला एमआरएनए है इसमें कुछ बीच में आपके आ जाते हैं इंटरवेनिंग सीक्वेंस, दैट इज इंट्रॉन। और जो हमारे काम के हैं वो क्या है, एक्सॉन। तो हमें इंट्रॉन को हटाना है यहाँ से और एक्सॉन को आपस में जोड़ना है। तो हटाने और जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है आरएनए स्प्लाइसिंग या आरएनए प्रोसेसिंग, है ना। तो आपका प्रश्न चला जाएगा रिमूवल ऑफ इंट्रॉन में। ओकाजाकी सेगमेंट क्या होता है, एक्चुअली में आपको जो डीएनए होता है जब एक प्रकार से यहाँ पे खोलेंगे, यहाँ पे है ना, रेप्लिकेशन फॉर्म बनाएंगे तो इस तरह से बाई शेप होता है ना, ये बाई शेप होता है इस तरह से। तो कहते हैं आपका ये वाला स्ट्रैंड होता है, अगर इसको हम कंटिन्यूअस वाला मान रहे हैं तो हमारा जो पॉलीमराइजेशन है वो हमेशा 5' से 3' की तरफ होता है। तो ये टैबलेट लेना पड़ेगा हमको कौन सा, 3' से 5' वाला, ठीक है। इसके अपोजिट तो ये 5' से 3' हो जाएगा। तो कहते हैं जब हम इसमें डीएनए बनाएंगे तो थोड़ा सा खुलेगा, इतना बन जाएगा, फिर थोड़ा और खुलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से 5' से 3' पोलैरिटी हमें रखनी है। थोड़ा और खुलेगा, थोड़ा सा और बन जाएगा, 5' to 3', थोड़ा और खुलेगा, थोड़ा और बन जाएगा, इस तरह से 5' to 3'। तो मतलब टुकड़ों में बन रहा है। तो कहते हैं जो ये लैगिंग स्ट्रैंड है और ये लीडिंग स्ट्रैंड है ना, टेम्पलेट वाले में इसकी पोलैरिटी कितनी है, 3' से 5'। ये कंटिन्यूअस फॉर्मेशन है, ये डिसकंटिन्यूअस, इतना बना फिर इतना बना फिर इतना बना। याद रखिएगा कुछ बच्चे गलती ये करते हैं, उसको ये पहला मानते हैं, स्टार्टिंग यहाँ से होती है 1, फिर ये थोड़ा सा बना, थोड़ा बना, फिर थोड़ा बना, इस तरह से। अगर यहाँ से जब शुरुआत करनी होती है तो यहाँ से तो एकदम लगातार बनेगा ना, तो ये वाला पहला नहीं है स्टैंड, पहला स्टैंड ये होता है नीचे, ठीक है। तो 5' 3', तो वाई से होता है पहली बात। और इस स्टैंड को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है, इस वजह से बोलते हैं क्या, लैगिंग स्टैंड। तो आपका ओकाजाकी सेगमेंट लैगिंग स्टैंड, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड।
लैक ऑफ एरोन जैकब ओनर के बारे में, जैकब और मोनट के बारे में बताया गया था। और इंड्यूसर, और जो आपका एज इंड्यूसर होता है कौन होता है, लैक्टोज होता है। तो आंसर आपके इधर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए मैचिंग जो भी है, नहीं देख लेते हैं अपना। अब ये क्वेश्चन जो मैंने बताया था, जो एप्लीकेशन फॉर्म जो बनती है इस तरह से, है ना, ये कैसी होती है, वाई शेप होती है, वाई शेप होती है लगभग एप्लीकेशन फॉर्म। अगर ये इसको लीडिंग स्ट्रीम मार रहा है बोले तो इसकी पोलैरिटी 5' होनी चाहिए। तो इसका जो टेम्पलेट पोलैरिटी कैसी हो जाएगी, 3' से 5' होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली ये वाला कैसा हो जाएगा, 5' to 3' हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लीडिंग बोलेंगे, इसको लैगिंग बोलेंगे। यहाँ पर टर्बो में होकर आएगी सेगमेंट इस तरह से बनेंगे। ठीक, तो वाई शेप होता है। तो सिकल सेल एनीमिया कॉज ड्यू टू, एक प्रकार का ये क्या है, पॉइंट म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन है, जिसमें अगर एमआरएनए में अगर देखा जाएगा, कहते हैं ट्रिपल बेस सीक्वेंस एक प्रकार का जेनेटिक कोड होता है, एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है। तो कहते हैं आपका जो GAG है वो रिप्लेस हो जाता है GUG में। बोले तो इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई इधर इधर, इसके डीएनए में गड़बड़ी आई होगी। डीएनए में जब गड़बड़ी आ जाएगी तो एमआरएनए में गड़बड़ी होगी, एमआरएनए में गड़बड़ी होगी तो GAG से GUG आ जाएगा। जब ये हो जाएगा तो ये कोड करता है किसको, वैलिन को, और ये पहले कोड करता है किसको, ग्लाइसिन को, सॉरी ग्लूटामिक एसिड को, है ना, ग्लूटामिक एसिड को। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड को। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन, है ना, ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ GAG बाय GUG, है ना। इसका आप अपोजिट कोड बना लो डीएनए का, तो वो भी आप बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस, सब्स्टिट्यूशन दिस। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। कहते हैं जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी पहली पोजीशन पे जो है, उसकी जो फर्स्ट पोजीशन है उस वहां पे क्या होता है, वैलिन होता है। ठीक है, और 6th पोजीशन पे जो है, 6th पोजीशन पे क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है। लेकिन अब इसी 6th पोजीशन में अब क्या आ गया, वैलिन आ गया। ठीक है, तो वैलिन आ गया, तो वैलिन 1 और 6 दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड वैलिन के द्वारा क्या हो जाएगा, 6th पोजीशन पर रिप्लेस हो जाएगा। इसी के कहते हैं सिकल सेल एनीमिया यानी कि पॉइंट म्यूटेशन। ट्रांसलेट म्यूटेशन बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। एक प्रकार का क्या होगा ये, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज होती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट आर मोटाइल। तो आपकी जो लोअर ऑर्गन जैसे एलगी वगैरह होते हैं, इनके दोनों के दोनों एमिट कैसे होते हैं, मोटाइल हो जाते हैं, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए दोनों के दोनों गैमीट नॉन मोटाइल हो, अच्छी बात है, लेकिन एक दोनों के दोनों मोटाइल हो जाते हैं किसी लोअर ऑर्गेनिज्म में। द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय सेल डिवीजन एंड बाइनरी फिजन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगा, लोअर ऑर्गेनिज्म में। लोअर ऑर्गेनिज्म कहां पे, तो चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा। Which of the following set of क्या लिखा है, वर्टिब्रेट एनिमल, कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता है, देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है। देखो अगर हम पूरा देखा जाए एनिमल किंगडम में, तो आपके सबसे पहले हमें मिले थे तीनों फोरा में, क्या होता था, एक्सटर्नल वाला। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था अर्थबॉम्ब। अर्थबॉम्ब में क्या होता था, अर्थबॉम्ब में क्या होता था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल वाले याद रख लो, बाकी सब इंटरनल हो जाते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि एक्सटर्नल वाले कम होते हैं। इसके बाद देख लो एकाइनोडर्मेटा में भी एक्सटर्नल है ना, हेमिकॉर्डेटा में भी क्या एक्सटर्नल है। फिश में गए, फिश के पास गए तो सिर्फ बॉनी वाली फिश जो है उनके पास क्या है, एक्सटर्नल है। इसके बाद किसमें गए, एम्फीबिया में गए, एम्फीबिया में क्या एक्सटर्नल है। बाकी जितने बचे आपका नॉन कॉर्डेट साल कॉर्डेट सबके सब में कैसे इंटरनल है। तो एक्सटर्नल वाले याद रख लो, टीरोफोरा, यहाँ पे अर्थबॉम्ब, ठीक है, और यहाँ पे नाइलिस भी ले सकते हैं ना, नाइलिस भी ले सकते हैं, और हेमिकॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा एंड एम्फीबिया, और फिश में कौन सी, बॉनी वाली। सारे कैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बाकी जितने बचे क्या है, इंटरनल है। अब देख लो एक्सटर्नल कौन कौन है, यहाँ पे एनिलिडा यहाँ पे आ जाएगा, एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है ना, और प्लेटफॉर्म, स्पॉन्जिस, प्रोटोकॉर्डेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें तो स्पॉन्जिस प्लेटफॉर्म, ठीक है, और प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा में आपका ये भी शायद यहाँ पे एक्सटर्नल होता है। इसमें देख लेते हैं फिश, फिश में बॉनी वाली में क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, बॉनी वाली फिश में एक्सटर्नल होता है। ठीक है, और एम्फीबिया जहां तक मुझे लग रहा है स्पॉन्जिस में शायद इंटरनल होता है, इंटरनल होता है इसमें, है ना। प्लेटफॉर्म में एक्सटर्नल होता है, इसमें भी इंटरनल होता है। प्रोटोकॉर्डेट में शायद प्रोटोकॉर्डेट में क्या क्या आ जाता है, इससे पहले कॉर्डेट आ जाता है ना, और यूरो कॉर्डेट आ जाता है। तो शायद इसमें कोई एक एक्वार्ड होगा पक्का, इसमें यहाँ पे एक एक्सटर्नल होगा। ठीक है, ये शायद, है ना, देख लेंगे एक बार। एम्फीबिया एक्सटर्नल हो जाता है, ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। तो आंसर क्या बचता है, बर्ड, रेप्टाइल एंड मैमल, सबके सब में क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, इसको मैं थोड़ा यहाँ देख लूंगा एक बार, ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे। प्रोटोकॉर्डेट में शायद कोई ऐसा बंदा है जो कैसा एक्सटर्नल लगता है। कहते हैं क्लिस्ट्रोग्रामी के फायदे क्या है, नुकसान क्या। फायदे ये कि इन प्रकार का किसी प्रकार का हमें एजेंट नहीं चाहिए होता है ना, पॉलिनेशन कराने के लिए किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है। हमेशा ये फ्लावर बंद रहते हैं,
और कहते हैं VOC वियोला ऑक्सैलिक कॉमन पेंसी में पाए जाते हैं। अब ये ऐसे पौधे हैं जिसके इसके पास क्या होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर एंड चेस्मोगैमस फ्लावर, दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमेशा कैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, और चेस्मोगैमस फ्लावर में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर की फायदा सिर्फ ये है कि हमें किसी प्रकार के एजेंट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, जब मना हम करा लेंगे, ठीक है। और इस नुकसान ये है कि इनमें इम्यूनिटी डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि बार-बार सेल कराएंगे तो इम्यूनिटी डिप्रेशन हो जाएगा ना। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर इम्यूनिटी डिप्रेशन एब्सेंट नहीं प्रेजेंट होता है, तो आपका ये गलत हो गया। क्लिस्टोगैमस फ्लावर वियोला में पाया था, अभी मैंने बताया, ये भी सही है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, वो तो सही बात है, हमेशा क्या होता है, ऑलवेज क्लोज्ड फ्लावर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है, तो आंसर बी एंड सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं PCR HIV डिटेक्शन में है, प्रोब रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल चिपका देते हैं DNA में, तो क्या कहते हैं, जैसे RNA और प्लस हमने ले लिया क्या, एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ले लिया, तो दोनों को मिला के जो बोलेंगे क्या, प्रोब बोलेंगे। अब DNA ले लो, एक DNA मॉलिक्यूल ले लो, सिंगल स्ट्रैंड लेना पड़ेगा बट, है ना, डबल स्ट्रैंड नहीं लेना पड़ेगा, हमें सिंगल स्ट्रैंड। तो प्रोब रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल अल्फा एंटीट्रेक्शन ट्रीट करने के लिए, फाइसेमाउ ट्रीट करने के लिए, वैक्सीन थेरेपी टेस्ट के लिए, माइस में हम सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं वैक्सीन सेफ्टी के लिए। तो आंसर आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PBR पॉलीमर और प्लाज्मिड पॉलीमर एंड रेटिड्यूज इन PBR 322, तो आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देख लेते हैं। द फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, द प्रोसेस, सारे प्रकार के किस स्टेप होते हैं, डिकम्पोजिशन के, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, एयर एक्ट कहते हैं 1981 में हुआ था, और इसका अमेंडमेंट है ना, अमेंडमेंट जो है कब हुआ था, 1987 में हुआ था। इसमें जो नॉइज पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन को इंक्लूड कर दिया गया था किसके साथ, एयर के साथ, है ना, एयर के साथ। ये संशोधन किया गया था 1987 में, तो एयर कितना होगा, 1981। बाइनरी फिजन पैरामीशियम में देखने को मिलेगा, वर्डिंग यीस्ट एंड हाइड्रा, है ना, यीस्ट एंड हाइड्रा में क्या मिलेगा हमको, वर्डिंग। ऑफसेट का वर्ट्राइसन एंड राइजोम, जिंजर एंड बनाना मिलेगा, तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। ब्रीडिंग इन क्रॉप ऑफ हायर लेवल ऑफ विटामिन मिनरल्स एंड हायर प्रोटीन, द प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या होता है, बायोफोर्टिफिकेशन। कहते हैं हम लोग जो खाना खा रहे हैं सिर्फ पेट भरना ही जरूरी नहीं होता है, उनके साथ अच्छी खासी उसमें मिनरल्स, विटामिन वगैरह होने चाहिए। तो कहते हैं ये हिडन हंगर जिसका नाम होता है, मतलब हम पेट तो भर रहे हैं लेकिन वो विटामिन की बहुत ज्यादा कमी है, ऐसा खाना खा रहे हैं जो अच्छा नहीं है, मतलब विटामिन से भरपूर नहीं है। तो कहते हैं हम ऐसे स्पीसीज को मैंने बनाया GM ग्रुप के द्वारा जिसमें विटामिन अच्छे खासे होते हैं। कहते हैं एटलस 66 है ना, बीट की वैरायटी है जिसकी वजह से हम प्रोटीन बढ़ा देते हैं, किसी में आयरन बढ़ा देते हैं, है ना, लबलों में प्रोटीन बढ़ा दिया, जैसे पालक वगैरह है उसमें हमने कैल्शियम बढ़ा दिया है, आयरन बढ़ा दिया, और मिर्च वगैरह और कद्दू वगैरह है इसमें हमने विटामिन C और A बढ़ा दिए। तो इन चीज़ों को बढ़ाना है जेनेटिकली मॉडिफाई, तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, बायोफोर्टिफिकेशन। तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कहते हैं ए गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन सेम इकोसिस्टम, ये सही हो सकती है। इन गिवन स्पीसीज ऑलरेडी ऑक्यूपाई ओनली वन, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बर्ड को ले लो, है ना, आप बर्ड को ले लो, अगर बर्ड सीड को खा रही है ना, या फिर बर्ड आपको इंसेक्ट को खा रही है, ठीक है, जब बर्ड इंसेक्ट को खाती है तो एक प्रकार का कार्निवोरस कहा जाएगा, तो T3 में रहेगा ये, ठीक है। बर्ड अगर सीड को खा रही है तो T2 में बोलेंगे, मतलब प्राइमरी कार्निवोर। तो ये प्राइमरी कार्निवोर हो सकता है, सेकेंडरी कार्निवोर भी हो सकता है, हार्बिवोर हो सकता है और कार्निवोर भी हो सकता है ना। तो एक इकोसिस्टम में एक स्पीसीज के एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं, नो डाउट। और कहते हैं एक स्पीसीज मे नॉट ऑक्यूपाई मोर देन स्पीसीज मे नॉट ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम, तो मे नॉट नहीं होगा, तो एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकती हैं। आंसर क्या होगा, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन, द जीन इज, कहते हैं जो आपका 60th क्रोमोसोम है, ये आपका मान लो 60th क्रोमोसोम हो जाएगा, तो ये अगर इस 60th क्रोमोसोम पार्टिकुलर क्रोमोसोम में यहाँ पे एलील होगी तो ये वाला जीन होगा, एक ये वाला जीन होगा, इसको बोलेंगे क्या, HVA1, इसको बोलेंगे HVA2। एक्चुअली में जो ए वर्ड है, ये अल्फाइड वर्ड, ए का मतलब ही क्या होता है, अल्फा,
अगर इसमें कोई कमी आ जाती है तो आपको जो थैलेसीमिया हो जाती है वो कौन सी हो जाएगी, अल्फा थैलेसीमिया। सबसे पहली बात ये जान लो आप, ये एक प्रकार का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज होती है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम होती है, मतलब इसमें अमाउंट को लेकर प्रॉब्लम होती है। जो आपकी एनीमिया थी वो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम थी, है ना, जिसमें एक तुम्हारा जो कोडोन है ना वो बेकार हो जाता है, GUG से GAG से GUG हो जाता था, कहते हैं ग्लूटामिक एसिड से बैलेंस रहता। तो वो एक प्रकार का क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, मतलब खून की कमी से होता है ना। तो अल्फा, अगर अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा, अगर कहते हैं 11 क्रोमोसोम ले लें हम, 11 क्रोमोसोम, तो इसमें सिर्फ एक ही जीन आएगा, है ना। तो इस वजह से जो होता है वो HVV होता है, ठीक है, HVV जीन होता है। तो कहते हैं 11 क्रोमोसोम कंट्रोल ओनली बाय वन जीन, और ये मैंने अब 1 2 3 4 एलील है तो मल्टीपल एलिजम का एग्जांपल हो जाएगा अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है। तो HbA1 HbA2, तो इससे हो जाएगा अल्फा थैलेसीमिया, और इससे हो जाएगा कौन सा, बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। तो अल्फा वाला कौन सा हो जाएगा, HB। अब HB का मतलब क्या होता है, HB का मतलब हीमोग्लोबिन हो सकता है, HB है ना। तो HbA1 HbA2, ठीक है। तो ये V वाला जो होता है, V वाला किसका, बीटा वाला है, ये A1 11 नहीं होगा यहाँ पे, A3 में होता है, HbA1 है, अंतर का फोर होता है। क्या है, कंपेरिजन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपैरिजन कर रहे हैं सेक्सुअल से रिप्रोडक्शन, व्हिच आर अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इसके रिगार्डिंग कौन से गलत है। कहते हैं फॉर्मर प्रोवाइड, मतलब फॉर्मर मतलब पहले वाला, मतलब ये वाला, इसके बारे में कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन, नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। कैसे, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती थी, मियोसिस की वजह से क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर में हो जाता है रिकॉम्बिनेशन, बन जाता है जीन का एक नया कॉम्बिनेशन, दैट इज रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से हो जाता है वेरिएशन, हो जाता है एवोल्यूशन, हो जाता है स्पेशिएशन। तो इसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटी है ये सेक्सुअल देगा, ये आपका इसके रिगार्डिंग गलत हो गया। लेटर प्रोवाइड मतलब बाद वाला कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी देता है वेरिएशन के लिए, एंड बिल्कुल सही बात है, फॉर्मेशन ऑफ सेम कॉम्बिनेशन एंड जेनेटिक सेटअप, सेम कॉम्बिनेशन तो नहीं होगा, यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा, एंड सेटअप विच ऑलवेज बेनिफिट, नहीं ऑलवेज नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा जो वेरिएशन है, जो बदलाव है, जो कॉम्बिनेशन बना है हमेशा यूजफुल ही होंगे। वो बदलाव, जो कॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन हो सकता है नुकसानदायक हो, जिसको हम बोलेंगे क्या, म्यूटेशन, है ना। तो म्यूटेशन मतलब जो चेंज होने वाले हमेशा हार्मफुल या हमेशा यूजफुल नहीं कह सकते, मे बी हार्मफुल मे बी यूजफुल, ठीक है। तो ये आपको गलत हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्वेटिव नहीं, अगर जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करना है तो आपको क्या कराना पड़ेगा, एसेक्सुअल। क्यों, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं, क्लोन्स, जहां बनते हैं क्लोन्स मतलब प्रिजर्वेटिव हो गया जेनेटिक मटेरियल, तो सारे आपके क्या हो गया, गलत हो गया। Which of the following statement incorrect, साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल BDNA, BDNA के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो अगर DNA और अच्छा बनाए तो ऐसे बना सकते हैं, ये दो उंगली मैंने ऐसे कर दी, तो ऐसे ऐसे करके अरे ये क्या बना दिया, ऐसे मैं बना के तो रहूंगा, बना दिया, ठीक है। तो कहते हैं इट इज मेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ चेन, इट इज मेड बाय वन न्यूक्लियोटाइड ऑफ चेन, नहीं भैया वन न्यूक्लियोटाइड दो एंटीपैरेलल चेन होती है, गलत हो गए। बैकबोन ऑफ मेड बाय शुगर फास्फेट, ठीक है, हाँ शुगर फास्फेट में, एंड जो बेस होते हैं प्रोजेक्ट आउटसाइड नहीं इनसाइड होते हैं, अंदर की साइड ये बेस होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, तो ये भी आपको गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। टू चेन पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल होती है, ये भी गलत हो गया, है ना। अगर इसकी पोलैरिटी 5 डैश तो ये वाली 3 डैश, ठीक है, इधर अगर 3 डैश तो ये वाला 5 डैश, ऐसे करके होता है, पोलैरिटी उल्टी होती है। कहते हैं ये भी गलत हो गया। टू चेन पैरेलल है, 5 नहीं कितने होते हैं, 12 बेस पेयर होते हैं, है ना, एक हेलिक्स में प्रेजेंट इन द ईच टर्न मतलब बोले वन हेलिक्स, तो आपका ये गलत हो गया। तो सारे क्या गलत हो गए। नेक्स्ट देते हैं द टी, टाइप डायग्राम जो टी है इसका मतलब क्या होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग, है ना, इसका मतलब क्या होता है, टी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कहते हैं प्लॉइडी ऑफ पेरिस्पर्म में क्या डिप्लॉइड होती है, बिल्कुल सही बात है, डिप्लॉइड होती है। द प्लॉइडी ऑफ पेरिस्पर्म, अच्छा गलत पूछा है ना, तो प्लॉइडी ऑफ पेरिस्पर्म एंड न्यूक्लियस डिप्लॉइड होती है, ये भी बात सही है, क्योंकि आपकी जो न्यूक्लियस है इक्विवेलेंट से, जब यही न्यूक्लियस अगर रिमेन बच जाए, है ना, कहते हैं रेमिनेंट न्यूक्लियस को ही हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। रेमिनेंट न्यूक्लियस को ही हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म, है ना, मतलब फर्टिलाइजेशन की बात है। तो आपका ये भी सही है, ये भी सही है।
इनकरेक्ट पूछ रहा है। गुआवा फ्लैसी फ्रूट भी होता है, ये भी सही आपका लग रहा है। फ्लैसी मतलब क्या होता है, इसमें एपिकार, म्यूजिकार, इंडोकार तीनों वेल डिफरेंशिएटेड हो, ठीक है, उसे कहते हैं फ्लैसी फ्रूट। और कहते हैं ट्रू फ्रूट बोल सकते हैं। प्लॉइडी ऑफ पेरिस्पर्म एंड सिनर्जिक हैप्लॉइड, ये गलत हो गया, क्योंकि सिनर्जिक की तो हैप्लॉइड ठीक है, लेकिन प्लॉइडी ऑफ पेरिस्पर्म कैसी होती है, 2n होती है, तो आपका ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। स्टेटमेंट देख लें, जेनेटिक डिसऑर्डर मे बी ग्रुप इनटू टू कैटेगरी, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये बिल्कुल सही बात है, दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, सही है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर मेनली डिटरमाइंड बाय द अल्टरेशन ऑफ म्यूटेशन इन द सिंगल जीन, बिल्कुल सही बात है। सिंगल जीन में अगर कुछ चेंज आ जाता है, इस वजह से मेंडेलियन डिसऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं, द साइटोसिन सी कॉमन बोथ डीएनए एंड एमआरएनए, बिल्कुल सही बात है। अब जो इस क्वेश्चन में पहले आप जान लो, ए से जोड़ता है कौन, टी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और सी से जोड़ता है कौन, जी, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। लेकिन ए से टी जुड़ रहा है, लेकिन ए से ये होता है किसमें, ये टी है यहाँ पे, ठीक है, ये होता है किसमें, डीएनए में, ये डीएनए का काम है। यही सेम काम ए यू से जुड़े, टी से नहीं जुड़े, और नीचे वाला काम सेम है, जी से जुड़े, ये काम सेम है। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आरएनए में। तो कहते हैं आरएनए में जो टी है, टी जगह कौन सा यूरेसिल आ जाता है ना, बाकी सब सेम होता है। तो कहते हैं साइटोसिन तो दोनों में सेम है, ग्वानिन भी सेम है, ठीक है, ये सही हो गया। ये थाइमिन है वो सिर्फ इसमें डीएनए में है, लेकिन ये कह रहा है आरएनए में, तो ये क्या होगा, गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा क्या है, गलत है। आंसर क्या होगा, सेकंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, द डीएनए बेसिक नहीं क्या होता है, एसिडिक होता है, आगे हम पढ़ेंगे नहीं, गलत हो गया। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज इन एडिशन OH ग्रुप एंड 2' बिल्कुल सही बात है। देखो कह रहा है कि आपका आरएनए मॉलिक्यूल है, ये मैंने पेट्रो शुगर बना दी कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैंने OH ले लिया, तो यहाँ पे भी क्या OH होता है, और यहाँ भी क्या OH होता है, और यहाँ पे क्या होता है CH2OH, ठीक है। ये पेंटोस शुगर है आपकी। अगर ये डीएनए का लेते तो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, तो 2' पे OH आता है, ये डीएनए होता है, तो सेम ऐसे डीएनए में बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या H होता है, तो कहते हैं अगर सेकंड पोजीशन में H है तो क्या डीएक्सी राइबोस शुगर है, अगर सेकंड पोजीशन की पेंटोस शुगर में क्या OH है तो कहते हैं राइबोस शुगर है। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए आपका सही हो गया। तो आपका पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताती है, बिल्कुल सही बात है। कहते हैं जो हीरो HERO हीरो, कहते हैं हेल्डाने हैं वो इंग्लैंड के हैं, और जो ओपेरन है वो कहाँ के, रसिया के हैं। ये सिक्वेंस है, इन्होंने क्या केमिकल एवोल्यूशन बताया था। तो ओपेरन कहाँ के, रसिया के हैं, लेकिन इंग्लैंड के बता रहे हैं, गलत हो गया। हेल्डाने कहाँ के, हेल्डाने इंग्लैंड के हैं, ओपेरन कहाँ के, रसिया के हैं, उल्टा बता दिया उन्होंने, इसलिए दूसरा वाला गलत हो गया। तो पहला सही, दूसरा गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो restriction endonuclease restriction जो एंजाइम बिलोंग टू लार्जर एंजाइम दैट इज न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है। आपके जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, सही बात है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करेगा एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस ऑन डीएनए, जिसे कहेंगे पैलिड्रोमिक बेस सीक्वेंस, है ना। तो क्या है, पैलिड्रोम बिल्कुल सही बात है, पैलिड्रोम बेस सीक्वेंस, लेकिन वो सीक्वेंस कहाँ, प्रोटीन में नहीं, कहाँ होता है, डीएनए में होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला सही, दूसरा गलत, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सही। The ecology is basically concerned with 3 नहीं 4 level of biological organization organism, नंबर 1 पॉपुलेशन, नंबर 2 कम्युनिटी, नंबर 3 एंड नंबर 4 वाला भूल गया ये कौन सा, बायो, ठीक है। तो 4 लेवल होते हैं इसके इकोलॉजी को स्टडी करने के लिए, तो आपका पहला गलत हो गया। ऑन प्लेनेट ऑफ अर्थ ओनली एग्जिस्ट इन द फ्यू फेवरेबल हैबिटेट, नॉट इन द हर से, नहीं, गलत बात है। अब आर्किबैक्टीरिया को ले लो, थर्मोसाइकोटिकल बैक्टीरिया ले लो, ये ऐसे बंदे हैं जो हॉट स्प्रिंग एंड हार्ड हैबिटेट में ही रह रहे हैं, है ना। तो जरूरी नहीं हर जगह है, मतलब पॉपुलेशन हर जगह, मतलब जो आपकी डाइवर्सिटी है वो हर जगह है, ऑर्गेनिज्म हर जगह रह सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में भी और हाई से हाई एक्सट्रीम कंडीशन में भी। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, गलत। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। कहते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास सी, क्या है, जनरली अपराइट नहीं, कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। बायोमास का पिरामिड कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। यहाँ पे कुछ क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, उस पर डिपेंड करेंगे ज्यादा से ज्यादा वजन वाले जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, है ना, एंड देन सो ऑन। तो कहते हैं इन्वर्टेड होता है, गलत हो गया ये। सेप्रोफाइट नॉट गिवन इन एनी प्लेस, जो आपके सेप्रोफाइट है, डिकम्पोजर्स हैं, उनको कोई जगह नहीं दी गई थी, ये बिल्कुल सही बात है ना। ये T1 से T इनफाइनाइट जाते लिखते हैं, T1 T2 T4, इनमें सेप्रोफाइट का कोई जगह नहीं, कोई प्लेस नहीं होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है और दूसरा आपका सही है। तो पहला गलत और दूसरा सही, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड।
बायोलॉजिकल बायोलॉजिस्ट आर द श्योर थे किसके लिए, प्रोकैरियोट स्पीशीज दैट माइट बी, नहीं गलत बात है, जो बायोलॉजिस्ट है वो प्रोकैरियोट के लिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, इनको लेकर श्योर नहीं थे, इनकी पॉपुलेशन इनकी स्पीशीज को लेकर श्योर इसलिए नहीं थे क्योंकि ये जो इनका जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ का पैटर्न होता है वो कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। मतलब जो 1 मिनट के बाद 2 बैक्टीरिया 20 मिनट में ग्रो करेगा, हो सकता कुछ समय 2-4 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए। मतलब इनका जो लाइफ स्पैन है बहुत छोटा होता है और बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, इसलिए इनकी पॉपुलेशन को लेके, इनकी डाइवर्सिटी को लेके हम श्योर नहीं है, है ना। इसलिए जो पॉपुलेशन होती है हम बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपका यो नॉट श्योर होगा यहाँ पे, नॉट श्योर, तो आपका ये गलत हो जाएगा। इंडिया में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी होती है कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, है ना, जिसमें से इंडिया एक है, तो आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो पहला गलत और दूसरा सही, आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड। तो कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ एनी अनडिजायरेबल चेंज, फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, उसे कहते हैं, चाहे वो हवा में हो, जमीन में हो या पानी में हो, कहीं भी हो, ठीक है। तो कैसे होते हैं, इसको पॉल्यूशन कहते हैं, पॉल्यूशन एनी अनडिजायरेबल, बिल्कुल सही बात, पहली बार सही बात देखिए। कहते हैं स्क्रूवर कैन रिमूव गैसेस फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर था तो मेनली पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता था, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, लेकिन जो स्क्रूवर है जो मेनली हम गैसीय एयर पोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है, और बॉडी कौन सा साइड CO2 को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो S मतलब स्क्रूवर, X मतलब SO2, ऐसे याद रखो, ठीक है। और P मतलब प्रेसिपिटेटर और P मतलब पार्टिकुलेट मैटर, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो मेनली इस पे होता है, ठीक। तो आंसर आपका ये सही है और दूसरा वाला भी, पहला वाला भी सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या है भैया, ये PQRS कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, और ये PQRS होता है T, ये होता है क्या, एट्रियल का सिस्टोल को रिप्रेजेंट करेगा, ये वेंट्रिकल के सिस्टोल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये क्या, रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल, है ना, या रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो कहते हैं जो Q वेव है वो खुद को रिप्रेजेंट करेगी, Q मतलब B, तो B हमें आंसर बताना, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, द केमिकल नेम ऑफ हीरोइन क्या होता है, डाई एसिटिल मॉर्फिन, है ना, जो मॉर्फिन है उसका एसिटाइलेशन कर देते हैं, वो भी कैसे, CH3CO, ये होता है एसिटिल ग्रुप, एसिटिल ग्रुप। इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और यहाँ पे मान लो है ये मॉर्फिन है, ठीक है, मॉर्फिन, इसका मैंने क्या करा दिया, एसिटाइलेशन करा दिया 2 मॉलिक्यूल से, और बन जाएगा क्या, डाई एसिटिल मॉर्फिन। इसी को हम बोलेंगे क्या, ब्राउन शुगर, ठीक है, इसी को बोल सकते हैं क्या, ब्राउन शुगर बोल सकते हैं, डाइएसिटिल मॉर्फिन, ठीक है। इसमें हीरोइन हो गया, ठीक है। तो आपका क्या होगा, डाइएसिटिल मॉर्फिन, आंसर क्या होगा, थर्ड। डाइएसिटिल है, डाइमिथाइल लगा दिया मैंने, आंसर गलती होगी, डाइएसिटिल मॉर्फिन, दिख नहीं रहा है, चमक रहा है, ठीक। ओमरल सेलुलर, ई सेलुलर, इसका मतलब क्या होता है, जो जितने भी सेल हैं अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सबको पता है इसका, ठीक है। तो किसने दिया था, रोडोल्फ विर्चो, कब, 1855 में। तो आल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, कहते हैं ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन आर द स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, और जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं उसका जो मेम्ब्रेन, एक 2 प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, एक होते हैं इंट्रान्यूक्लियर रिसेप्टर, है ना, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो आपको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, यानी को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर। जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन है ये डायरेक्ट जीन लेवल पे काम करते हैं, मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायरेक्ट से बात करेंगे, जीन से बात करेंगे, ठीक है। तो इनके रिसेप्टर कहाँ होते हैं, जीन में, बोले तो जीनोम में, बोले तो डीएनए में, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में आंसर हो जाएगा। और ये मेम्ब्रेन आयन चैनल ये वाला है, ये आंसर कौन सा हो जाएगा, ये होता है प्रोटीन हार्मोन वाले होंगे, जितने भी प्रोटीन हार्मोन होते हैं वो सब इधर आ जाएंगे, और जितने भी तुम्हारे स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो किस पर अटैक कर देंगे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो कहते हैं आपके जो गोनेड वाले हार्मोन हैं, गोनेड्स वाले, जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, गोनेड वाले, ठीक है। और प्लस आपका जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ना, बोले तो कॉर्टिसोल वगैरह है। और एक एक्सेप्शन है कौन सा, T4 वाला, थायरॉक्सिन वाला है। ये 3 एंजाइम ऐसे हैं, 3 हार्मोन सॉरी ऐसे हैं, 3 हार्मोन ऐसे हैं जिनका जो मैकेनिज्म है वो कैसा है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर, ये कैसे, स्टेरॉयड हार्मोन है, दीज आर द स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो इसी के साथ 50% पूरे हो गए।
ओके, थैंक यू, बाय बाय।